वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। हम अभी गॉस लॉ को कर रहे थे। गॉस लॉ में वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सेकेंडली, we have already completed electrical field due to a linear charge distribution, and also we have completed electrical field due to a sheet, and lastly we also did the electrical field due to uniformly charged sphere. मतलब हमने पॉइंट चार्ज, लीनियर चार्ज कंडक्टर लॉन्ग, बहुत बड़ी शीट और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर को किया। अब यहां पर पहली बात समझिए, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का मतलब वही है कि वो इंसुलेटर होगा। अगर हमारे पास कंडक्टर होगा उसका चार्ज सिर्फ और सिर्फ आउटर पेरिफेरी पर आ सकता है। इसको हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे एक और सिस्टम की जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड को निकालना है। एक शेल पर चार्ज है। शेल क्या है? बॉल की तरह, मतलब एक ऐसी चीज है जिसका आउटर रेडिया इनर रेडिया उसके बीच में, और हम अब निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड उस अंदर वाले हिस्से में। इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द पॉइंट आउटसाइड एंड इनसाइड, ये दोनों हम करने वाले हैं। तो इसको अब आप ध्यान दीजिएगा। आइए, सबसे पहले हमने बात करनी है, सपोजिंग मेरे पास ये देखो सरफेस है। अब इसमें ए क्या है? ए इज द एक्चुअल स्फीयर का रेडियस, शेल का रेडियस ए। पतला सा, इसके लिए हमने इनर आउटर नहीं लिया, ए और बी नहीं लिया। अब इसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने की कोशिश करोगे तो आपका ई डॉट डीएस क्या आएगा? इट विल कम जीरो, क्योंकि ई डॉट डीएस की वैल्यू जीरो होनी है, क्योंकि क्यू नहीं है ना अंदर, क्यू सिर्फ आउटर पेरिफेरी पर है, तो इसकी हमारे पास वैल्यू जीरो है। तो अंदर उसके जीरो है, तो मतलब एक शेल हो, आई रिपीट, वेदर इट इज अ शेल और चार्ज कंडक्टर, क्योंकि चार्ज कंडक्टर के लिए आउटर पेरिफेरी पर चार्ज रहता है। दोनों ही केसेस में अंदर वाला गॉसियन सरफेस पर क्योंकि चार्ज नहीं है इसीलिए उसका फील्ड जीरो है। अब इनसाइड की बात कर ली, अब आप करते हैं हम आउटसाइड की। अब देखिए, ए हमने लिया रेडियस एक्चुअल वाला और आर बनाया गॉसियन सरफेस जो बाहर है। अब ये लिखा गलती से ए लिखा, ये एक्चुअली बी है। ए वाले का तो जीरो आ चुका है। अब हमने उसका स्फीयर निकालना चाहिए। आपको पता है आउटर पेरिफेरी के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन और एरिया डायरेक्शन दोनों सेम है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो आपको पता है ई और ए का एंगल जीरो बन जाएगा, सो वी राइट ई डीएस कॉस जीरो। इसके साथ दूसरी चीज अपने को मालूम है, आर डिस्टेंस पर जब आप पहुंचे हैं तो जो स्फीयर आपने बनाया है तो वो एक सिमेट्रिकल सरफेस है। इसका मतलब मैथमेटिकली इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, क्योंकि दोनों शेल से हर जगह उतनी ही दूरी पर है ना। और जो सरफेस एरिया है आपको पता है वो 4 पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं, ये हमने यहां लिया। देखिए, पहले फाइव को लिया ई डॉट डीएस, फिर ई को ले लिया बाहर, क्लोज इंटीग्रल वैल्यू ई डीएस 4 पाई आर स्क्वायर आई, हमने वो वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर दी। अब फाइव को क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कर दिया, ई की वैल्यू वही आ गई, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका मतलब जब भी आप किसी पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर, सॉरी चार्ज कंडक्टर, यूनिफॉर्मली वो हो नहीं सकता, यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटर, कंडक्टर और शेल, इन सब में जब आपका गॉसियन सरफेस उस शेल को, उस रेडियस को क्रॉस कर गया तो आपके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली उतना ही है एज इफ द चार्ज इज एट द सेंटर। सारा झगड़ा उसके अंदर वाले हिस्से में। देखो, जो स्फेरिकल कंडक्टर होगा उसके अंदर ई जीरो, शेल के अंदर भी ई जीरो, पर यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर का हम पढ़ चुके हैं, वो रेडियस पर डिपेंड करेगा, जितना बड़ा गॉसियन सरफेस होगा उस रेडियस पर। क्लियर? अब आगे चलते हैं इसको। ये देखिए, अब हमने दो शीट्स ले ली और इन दोनों शीटों के ऊपर हमने अलग अलग सिग्मा 1 सिग्मा 2 ले लिया। एक पर पॉजिटिव लिया और एक पर नेगेटिव लिया। सिग्मा 1 क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज।
सिग्मा 2 क्या ऑफर नेगेटिव चार्ज। अब हमारे पास क्या है, अब हम स्टडी करेंगे इसके बीच में और आउटर पेरिफेरी, मतलब आउटसाइड द प्लेट्स। क्या पहली चीज आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू शीट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस। याद कीजिए वैल्यू क्या आई थी, सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही हमने यूज करनी है। अब यहां आइए, ये मैं निकाल रहा हूं एक पॉजिटिव शीट की वजह से, सिग्मा 1 की वजह से। आपको पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने का क्या मतलब होता है, वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज दूर भाग रहा है, फिर आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा इस पॉइंट पर, ये भी दूर भागेगा। इस समय हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें हमें सिग्मा 2 से कोई मतलब नहीं है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू द सिग्मा 1 पहली शीट से, और लेफ्ट पे ढूंढोगे तो ये आ जाएगा। अब हम निकालते हैं सिग्मा 2 की वजह से, माने नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव को निकालेंगे तो पॉजिटिव को भूल जाइए। देखिए सेंटर पर क्या हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने का क्या तरीका है, पॉजिटिव चार्ज को मेंटली वहां रखिए तो पॉजिटिव नेगेटिव तरफ खिंच के आएगा। यहां पर देखेंगे तो ये राइट साइड में रखेंगे तो अंदर की तरफ भागेगा, और यही स्थिति यहां होगी। अब हम स्टडी करते हैं, यहां पर आप देखिए दोनों आउटर साइड्स पर इलेक्ट्रिकल फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट है, जबकि बीच में दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। अब हमने क्या किया, इसकी वैल्यू लिख दी, यहां पर देखिए बीच में आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों जुड़ गए। और लेफ्ट साइड और राइट साइड पे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 है। एक्चुअली सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 में डिपेंड करेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आप मैथमेटिकली मॉड मान सकते हो, लेकिन डायरेक्शन वाइज हमें तभी पता लगेगा कौन सा बड़ा है। हमने सिग्मा 1 की डायरेक्शन माने पॉजिटिव को लेकर के ये डायरेक्शन सीधा लिख दिया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अगर सिग्मा 2 बड़ा हो जाएगा तो राइट साइड के ऊपर नेट फील्ड नेगेटिव आ जाएगा, लेफ्ट साइड के ऊपर पॉजिटिव। इस तरह आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और डायरेक्शन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पॉजिटिव दिया। अब हुआ क्या इसमें देखिए, बिटवीन द टू शीट्स अगर मेरे पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों बराबर है, क्योंकि ऐसा कैपेसिटर में यूज होगा और बहुत बार ऐसा केस होगा, तो अगर दोनों बराबर हैं तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 विल बी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बजाय 2 बाई 2 लिखने के हमने काट दिया, और तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन टू सेम चार्ज डेंसिटी की शीट्स के बीच में, लेकिन ऑपोजिटली चार्ज, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव। और इसी केस में अगर बाहर ढूंढेंगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। अगर ये तो आ गया हमारे पास, अगर हमने सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों अलग अलग लिया, और ये पूरा हमने जो स्टडी किया वो तब किया अगर हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है। अगर मान लीजिए सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों पॉजिटिव होते, माने दोनों पॉजिटिव होते, तो बीच में सब्ट्रैक्ट हो जाता ना, क्योंकि आपको पता है फील्ड की डायरेक्शन बीच में सिग्मा 1 उधर भेजता, सिग्मा 2 लेफ्ट में भेजता। सिग्मा 1 टुवर्ड्स राइट, बीच की बात कर रहा हूं, सिग्मा 1 टुवर्ड्स राइट सिग्मा 2 टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि वो भी पॉजिटिव चार्ज होता। तो उस केस में क्या होता, सिग्मा क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन। अब आप देख सकते हो इन सिमिलर चार्जेस द इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द प्लेट्स विल बी जीरो। हमने क्या लिया, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं और सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर है, और अगर ऐसा होता तो उसके आउटसाइड विल बी डबल। अब ये कहां काम आता है आपको ये भी बताता चलो। देखिए अगर मेरे पास दो ऐसी शीटें हैं जिनमें कुछ चार्ज मैंने रख दिया और सिमिलर रख दिया, तो आपको यह क्लियर हो गया कि उसके अंदर एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो रहेगा। तो अगर मुझे किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट को मान लो अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर उस इंस्ट्रूमेंट को खराब होने की संभावना है, तो आपको उस इंस्ट्रूमेंट को ऐसी जगह रखना है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड उसको टच भी ना कर सके। आपने मान लो उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो क्या करना है, सिंपल सा काम है, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, और दोनों के आसपास हमने क्या करना है, दोनों पॉजिटिव चार्ज या दोनों नेगेटिव चार्ज की शीटों के बीच में उसको रख दो। इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है, तो इससे हमारा वो किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड से बच जाएगा। इस चीज को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहते हैं। आइए चलें आगे, थोड़ा आगे समझने के लिए। ये देखिए अब एक क्वेश्चन देखो आप,
हमारे पास ये देखो, टू लार्ज पैरेलल नॉन कंडक्टिंग शीट्स विद आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड अ स्फीयर विद द यूनिफॉर्म पॉजिटिव वॉल्यूम चार्ज, जैसे बीच में रख दिया हमने। अब 4 पॉइंट लिए, रैंक द 4 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड देयर। अब इसको ध्यान से समझो, इसने क्या मांगा है, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो नेट का क्या मतलब होता है, दोनों चार्जेस, दोनों शीट की वजह से और पॉजिटिव चार्ज की वजह से। 1 मिनट के लिए पॉजिटिव चार्ज जो लाल वाला उसको आप भूल जाइए, सिर्फ हम शीट की बात करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनके बीच में शीट का इफेक्ट 0 होता, हमने अभी अभी किया है। इसका मतलब 1 2 3 4 डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड इन अ शीट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, ये तो आप जानते हैं। इस वजह से 1 2 3 4 इन सारे पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू शीट 0 है। सिमिलर चार्जेस हैं, इनसाइड द प्लेट विल बी 0। अब रह गया सिर्फ और सिर्फ चार्ज प्लस वाला, रेड वाला, उसकी वजह से सोचना। अब यहां देखो, हमारे पास जो 4 पॉइंट और 3 पॉइंट, अब सिर्फ 1 पॉइंट चार्ज है, देखो उसके अंदर की तो बात है ही नहीं, हालांकि इसने लिखा है यूनिफॉर्मली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं 2 3 4 1 2 जो भी चारों पॉइंट है, ये उस स्फीयर के बाहर है। Since they are outside the sphere, so we will take as if the charge is at the center. It's a point charge. So now, the point charge electrical field formula kq by r square. Now you can see number 4, number 3, magnitude wise number 4, number 3 are same distance from the point charge q. So इनकी वैल्यू, इनको दोनों को सेम होना पड़ेगा मैग्नीट्यूड वाइज। अब बचना हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड की वजह से निकालना है। आइए, तो 3 और 4 पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों की वजह से 0 होगी, दोनों पर, क्योंकि पॉजिटिव वाली जो शीटें हैं उनसे तो फर्क पड़ता ही नहीं। अब रह गया 2 और 1। अब पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड किस पर डिपेंड करता है, आपको याद होगा kq by r स्क्वायर। तो अब आपने क्या कर रहे हैं, आर देख रहे हैं, और आर क्या डिस्टेंस, आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज से 2 का डिस्टेंस कुछ है और 1 का डिस्टेंस और भी ज्यादा है, तो 1 का फील्ड और भी कम हो जाएगा। तो 1 का फील्ड बन गया लीस्ट, 2 का उससे थोड़ा ज्यादा हो गया, 3 और 4 का सेम बन गया। 1 इज एट लीस्ट, 2 इज मॉडरेट, 3 4 सेम माने हाईएस्ट इन दिस केस। तो हम कह सकते हैं 1 लीस्ट है, 2 उससे बड़ा है, 3 और 4 उससे बड़ा है, लेकिन 3 और 4 दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे। इसको हमें समझ लेना चाहिए। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, आराम से पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चलिए, पढ़ लिया होगा आपने। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिकल फील्ड, निकालना है मैग्नीट्यूड चारों पॉइंट्स, चारों पी के ऊपर, ABCD 4 पॉइंट है। अब आपको पता है जब तक आप यूनिफॉर्मली, अच्छा ये क्या है हमारे पास 4 सॉलिड स्फीयर, और चार्ज के बारे में क्या लिखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब पहली बात ये इंसुलेटर है। ओके, अब कभी भी आपको इंसुलेटर हो, कंडक्टर हो, पॉइंट चार्ज हो, जब तक आप उस स्फीयर के बाहर जाते हैं, आपका फॉर्मूला kq by r स्क्वायर है। तो A और B वाले P पॉइंट्स, A और B वाले पॉइंट सिंपल kq by r स्क्वायर है। तो इसका मतलब A और B विल टाई, उनके बीच का आंसर तो टाई हो जाएगा, दोनों फील्ड एग्जैक्टली सेम है। क्लियर? अब हम बात करते हैं जब उसके अंदर चलते हैं। आपको पता होगा, अभी मैं इससे अगली का, इसके बाद ग्राफ भी बता दूंगा। जब आप अंदर चलेंगे तो फील्ड देखिए, सरफेस पर फील्ड यूनिफॉर्म के मैक्सिमम है, तो A और B वाला तो मैक्सिमम आ गया। अब जब चलेंगे C और D पे, तो आप अंदर आ गए, अंदर चार्ज की, अंदर फील्ड की वैल्यू कम होगी। लॉजिकली समझना हो तो हम ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि जितना चार्ज उस गोले के अंदर होगा जो P को रेडियस बनाकर बनाया जाएगा, उससे इंपॉर्टेंट रह जाएगा सिर्फ वही चार्ज इनसाइड। तो आपको पता है D में पूरा चार्ज है,
सी में पूरा चार्ज क्यू है, डी में पूरा चार्ज क्यू है, तो फाइनल क्यू सेम है, लेकिन सी वाले केस में अंदर चार्ज कम हो जाएगा, जो उस गोले के अंदर होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा। डी में और कम हो जाएगा, ए और बी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी में थोड़ा चार्ज बाहर चला गया उस गोले से जो हमने पी पर बनाएंगे, और डी पर और भी कम हो गया। अब लेकिन अगर मैथमेटिकली करना चाहे तो भी करते हैं। आपको पता है ये फॉर्मूला क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब हमारे पास फॉर्मूला, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जबकि क्यू पूरा चार्ज होता है। अब इस केस में क्यू तो सेम है, आप देख सकते हैं, क्योंकि टोटल चार्ज तो क्यू सेम है। अच्छा, स्मॉल आर सेम है, तो क्या झगड़ा रहेगा? ओनली ए क्यूब का। ए क्या है? स्फीयर का चार्ज, जो पूरा स्फीयर का चार्ज है। आपको पता है ए स्फीयर का ए सबसे छोटा है, बी का उससे बड़ा है, सी का और बड़ा है, डी का और ज्यादा बड़ा है। तो डी वाले केस में ए विल बी मैक्सिमम, तो डी वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लीस्ट। क्लियर हो गया?